हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। परसेंटेज टॉपिक में लास्ट 6 क्लासेस में आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो टाइप मैंने आपको बता दिया है। आज की क्लास में जो टाइप रह गए हैं और या एडवांस तरीके के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए, एसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है जिसमें वैकेंसी के बारे में बताया है एसएससी ने कि इस बार लगभग 20,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा है। और ना तो ये पहले कभी आया है इस तरीके से इतनी वैकेंसी, और ना कभी आने वाला है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप इस बार बढ़िया से मेहनत कीजिए, आपका जरूर आपका सिलेक्शन होगा एसएससी सीजीएल। ठीक है? बहुत ही गोल्डन चांस है आपके लिए क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। और देखिए, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो मैं पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूँ। और जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या बचे हुए टाइप हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे और ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ेंगे। बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे इन क्वेश्चंस के लेवल पर। क्लियर है? तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, 100 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था। मैंने आपको बताया था कि इसमें 117 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। इसमें 100 तो मैं आपको लास्ट क्लास तक कंप्लीट हो चुके हैं इसमें तो। और बाकी के 17 क्वेश्चन हूँ आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और ये टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपको बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न है वो 16/63 हो जाती है। क्लियर? देखिए, 60% का मतलब कितना होता है? 3/5। यानी अगर अंश पहले 5 था, मैं इसे मान सकता हूं कि अगर पहले अंश 5 था तो अब 3 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 8x। क्लियर है? 40%, 40% का मतलब 2/5। यानी पहले डिनोमिनेटर 5y था तो अभी कितना हो गया? 2/7y हो गया। क्लियर है? तो अब जो फ्रैक्शन हो गई वो 8x/7y हो गई, और जो पहले फ्रैक्शन थी वो कितनी थी? 5x/5y। यानी इसे हम बोल सकते हैं x/y। यानी पहले जो फ्रैक्शन थी वो x/y थी, अभी जो फ्रैक्शन हुई है वो 8x/7y होगी। आपको बोला है कि जो परिणामी भिन्न है वो 16/63 हो गई है। ये इसका मान आपको दे दिया है 16/63। सिंपली इसको सोल्व कर लो। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 7 से काट दीजिए, 7 नाम 63। तो बताइए x/y कितना आ गया आपके पास? 2/9। तो x/y यानी पहले आपके पास जो भिन्न थी वो x/y थी। x/y का मान कितना आया? 2/9। यानी जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी? 2/9। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए? तो देखिए, सचिन ने 6 चौके लगाए, 24 रन तो ये बना लिए, प्लस 6 छक्के लगाए तो 36 रन ये बना लिए। तो टोटल चौके और छक्कों से उन्होंने कितने रन बना लिए? 3 2 5 और 1 6, 60 रन तो उसने क्या कर लिए? यहां से चौकों और छक्कों से बना लिए। क्लियर? सॉरी, यहां से छक्के लगाए थे 24 रन, यहां से 24 रन छक्कों से बना लिए और 24 रन चौकों से बना लिए। तो टोटल कितने रन बना लिए उसने? 48 रन। क्लियर है? टोटल 120 रन बनाए, उसमें से 48 रन तो यहां से बना लिए, तो बाकी के बचे हुए थी वो दौड़कर बनाए हैं। तो बाकी के कितने रन बनाए? 72 रन। तो 72 रन दौड़कर बनाए कितने में से? 120 में से। और परसेंटेज के लिए इंटू 100। क्लियर है? 12 से काट दीजिए, 12 से काट 72, जीरो से तो जीरो कट जाएगी। कितना परसेंट आ गया? 60%। क्लियर? तो उन्होंने जो रन बनाए हैं विकेटों के बीच में दौड़कर वो कितने परसेंट बनाए हैं? 60%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी सवाल है कि 30 मिनट है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो सिंपली आपको कर दी, 30 मिनट है, 30 मिनट है वो एक दिन का बोला है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। लेकिन ऊपर मिनट में है तो इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर देंगे। और परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 कर दीजिए। सोल्व कर लीजिए, 30 से कट जाएगा 2 बार, 2 से काट दीजिए इसको 50, 2 से और काट दीजिए तो 12 और 25, तो 25/12। तो कितना आ गया? 12 दूना 24, और 1/12, 1/12 का मतलब कितना होता है? 0.8333, इस तरीके से आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.083, 2.083 बी ऑप्शन। क्लियर हो? ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल और 50 काली गेंदें हैं।
25% नीली गेंदे तथा 50% लाल गेंदे निकाल ली गई, तो बताइए कि वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदे बची। तो देखिए काली गेंदों को तो छेड़ा ही नहीं है, इसमें तो कुछ निकाला नहीं है। निकाला कितना है 25%, तो नीली तो 100 थी, 100 में से 25 निकाल ली तो बची कितनी 75। 50 लाल गेंदी थी, 50 में से 50% लाल गेंदों को निकाल लिया, यानी 50% यानी आधी को निकाल लिया, तो बची कितनी 25 बची। और 50 को तो छेड़ा ही नहीं गया, तो ये तो 50 है। यानी अब जो बची हुई गेंदें हैं वो कितनी है, इतनी होगी। क्लियर। तो यहां से कितनी हो गई 150 गेंद। तो 150 गेंदें अभी बची हैं। काली का परसेंट पूछा है, तो काली कितनी है 50। तो 50 है 150 में से, परसेंट के लिए 200, 50/150 1/3 होता है, 1/3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1/3%। देखिए आपको फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे जैसे 1/3 आया, देखते यहाँ से क्या हो गया 33 से 1/3%, फिर आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा और इसी तरीके से आपका टाइम बचेगा। 105 नंबर का क्वेश्चन देखो कि एक परीक्षा में 52% छात्र हैं वो हिंदी में तथा 42% छात्र हैं वो अंग्रेजी में असफल हो जाने के कारण हो जाते हैं, और यदि 17% छात्र हैं दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो बताइए कि छात्र दोनों विषयों में सफल हैं। तो देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, एक बार आपको बता देता हूँ कि वेन डायग्राम किस तरीके से इसमें हम यूज लेंगे। देखिए वेन डायग्राम एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल देता हूँ, आपको एक बोला जाए कि क्रिकेट में क्रिकेट खेलने वाले जो प्लेयर हैं, मैं इसे एन ऑफ ए के नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं, मैंने इसको दे दिया कि टोटल 45 प्लेयर हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इतने जो व्यक्ति हैं वो 45 क्रिकेट हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। और जो फुटबॉल खेलने वाले हैं, फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर हैं, उनकी संख्या है 55। क्लियर है। इसमें मैं बोल देता हूँ एन ऑफ बी, नंबर्स ऑफ बी, नंबर्स ऑफ ए, नंबर्स ऑफ बी। और दोनों खेलने वाले क्रिकेट और फुटबॉल, तो हम इसे क्या डिनोट करेंगे इंटरसेक्शन करेंगे कि दोनों में कॉमन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो दोनों खेलने वाले हैं बोथ, ये जो प्लेयर की संख्या है वो मान लेता हूं 10 है। क्लियर है। तो इसको हम वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करेंगे। मैंने बोला क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं वो 45 है, एक पहले सर्किल बना दिया, ठीक है। कॉमन दे रखा आपको, तो ऐसे बनेगा इस तरीके से इसका डायग्राम, वेन डायग्राम। तो ये तो हो गया एन ऑफ ए यानी क्रिकेट खेलने वाले, और ये हो गया एन ऑफ बी फुटबॉल खेलने वाले। क्लियर है। अब देखिए एन ऑफ बी ये टोटल सर्किल है, इसमें क्या है 45 स्टूडेंट है, इसमें तो क्या है टोटल 45 स्टूडेंट प्लेयर है, ठीक। 45 प्लेयर हैं और एन ऑफ बी है, उसमें कितने प्लेयर हैं 55 प्लेयर। क्लियर। और दोनों में कितने हैं 10 प्लेयर। ये दोनों क्रिकेट और फुटबॉल ये 10 प्लेयर खेलते हैं, तो ये हो गया कॉमन का, तो ये पार्ट हो गया 10। क्लियर। अब मुझे बताइए यहां से केवल एज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ओनली क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स की संख्या बताइए, कि ओनली क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर कितने हैं। आपसे पूछा जा सकता है इसमें ओनली फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर की संख्या बता दीजिए आप। क्लियर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल प्लेयर कितने हैं इसमें, इसमें टोटल प्लेयर कितने हैं। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल एन ऑफ ए है वो 45 है, इसमें से 10 तो क्या है फुटबॉल खेलने वाले हैं, तो बाकी के बचे कितने, बाकी के बचे कितने 35। तो 35 प्लेयर ऐसे हैं जो केवल, देखिए ये पार्ट आ गया ना यहाँ से, ये पार्ट आया ओनली। तो जो 35 प्लेयर हैं वो ओनली क्रिकेट खेलते हैं, तो 35 प्लेयर हैं वो केवल क्या खेलेंगे क्रिकेट खेलेंगे। इसी तरीके से टोटल जो फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर हैं वो 55 है, 55 में से 10 तो क्या है जो क्रिकेट भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, तो ये 10 पार्ट तो हट जाएगा, बाकी के जो बचे हुए हैं वो केवल क्या खेलेंगे फुटबॉल खेलेंगे। तो बचे कितने 45। क्लियर। तो 45 प्लेयर ऐसे हैं जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हिस्सा होगा, ये क्या दिखाएगा यहाँ से ओनली को, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 45 है जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, 35 ऐसे हैं प्लेयर जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, और 10 ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल प्लेयर कितने हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है हम तो डायरेक्ट कर देंगे सर, 45 और 55 को जोड़ देंगे और यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्लेयर आ जाएगा। लेकिन गलत है। कैसे। देखिए टोटल प्लेयर आपको निकालना है, तो देखिए 35 तो आपके पास क्या आया कि केवल क्रिकेट खेलने वाले, 10 हैं दोनों खेल खेलने वाले, और 45 क्या है केवल फुटबॉल खेलने वाले, तो यही तो है टोटल आपके पास प्लेयर।
तो अगर आपको टोटल प्लेयर पूछा जाए तो आपको क्या कर देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे, इनको जोड़ना पड़ेगा फिर आपको, 35 + 10 + 45 ये होंगे टोटल आपके। तो देखिए कितने हो गए, 45 और 5 50 80 और 90। तो टोटल 90 प्लेयर हैं जो ये खेल खेलते हैं, ठीक है। तीनों के जो दोनों खेल हैं वो खेलने वाले प्लेयर कितने हैं, टोटल प्लेयर कितने हैं, 90 प्लेयर हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, जैसे यहाँ तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया दोनों को, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के हमने किया है कि 35 है, ये 10 है, ये 45 है, इस तरीके से माइनस करके डायग्राम बनाया, डायग्राम करके फिर हमने जोड़ा, तब हमारे पास टोटल प्लेयर आए। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, बस इतना पार्ट आपको दे रखा है, आपको यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है, तब उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या आएगा कि अगर आपके पास टोटल नंबर पूछा जाए, यहाँ पे एन ऑफ ए है, एन ऑफ बी है, और आपसे टोटल पूछा जाए, यानी मैं बोल दूं एन ऑफ ए यूनियन, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, अगर टोटल आपसे पूछा जाए तो एन ऑफ ए यूनियन बी, ये दोनों खेलने वाले जो प्लेयर हैं वो कितने हैं टोटल, तो एन ऑफ ए यूनियन बी ये होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस, पहले एन ऑफ ए जोड़ दीजिए, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी को जोड़ दीजिए, और इसमें से जो कॉमन है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट को आप घटा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ जो भी प्लेयर पूछा जाए, या किसी सब्जेक्ट में मार्क्स पूछे जाए, या किसी भी तरीके से आपसे पूछे जाए, ठीक है। दो पार्ट का दे रखा हूं तो ये हो जाएगा। अब आया कैसे देखिए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमने क्या किया, ये फॉर्मूला बताता क्या है कि देखिए 55 है टोटल, तो ये वाला 55 था, हमने टोटल सॉरी 45 था, तो एन ऑफ ए में 45 था टोटल, क्लियर है। और एन ऑफ बी में कितने प्लेयर थे, 55, ये 55 थे। अब मुझे बताइए जो कॉमन था वो दो बार जुड़ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, इस पार्ट में भी जुड़ गया, इस सर्किल में भी जुड़ गया ये 10, और इस सर्किल में भी जुड़ गया 10, यानी 10 एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो इस 10 को घटा दीजिए, तो इस 10 को घटा दिया हमने, तभी तो ये फॉर्मूला बन गया कि एन ऑफ ए को जोड़, एन ऑफ ए में एन ऑफ बी को जोड़ो, और जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है, जो कॉमन आया है, उसको घटा दो, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर आ जाएंगे, कितने आए यहाँ पे, 9। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको ये इतना बड़ा भी याद नहीं करना, आपको सिंपली इसको बता देता हूं कैसे याद करना है कि अगर आपसे टोटल पूछा जाए, ठीक है, टोटल नंबर्स पूछा जाए, तो हमेशा ध्यान रखना दो पार्ट दे रखे हैं ए और बी, दोनों को जोड़ देना, और तीसरा जो कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन पार्ट होगा उसको घटा दीजिए। तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपसे कभी भी टोटल पूछा जाए, टोटल परसेंट पूछा जाए वेन डायग्राम में, कि टोटल कितना होगा, उनका नंबर्स आपको दे रखा है दो पार्ट का, तो सबसे पहले उनको जोड़ना है, और तीसरे में से जिनमें जो कॉमन आ रहा है वो घटा दीजिए, तो आपके पास टोटल आ जाएगा। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, बाकी आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ए प्लस बी माइनस सी, कैसे यूज करेंगे वो भी बताता हूँ आपको। इसी क्वेश्चन पे चलो देखो, आपको बोल दिया कि परीक्षा थी और इसमें हिंदी, हिंदी में 52% छात्र और अंग्रेजी में 42%, तो मैं से बोल सकता हूँ हिंदी के लिए एन ऑफ ए हो गया, ये आपको दे रखा है 52%, और एन ऑफ जैसे ए और बी की जगह में हिंदी और इस तरीके से ले लेता हूँ, आपको अच्छे तरीके से आप रिलेट कर पाओगे। हिंदी के लिए एन ऑफ एच ले लिया कि नंबर्स ऑफ हिंदी के हैं, हिंदी में कितना 52%, और इंग्लिश में एन ऑफ ई कितने परसेंट, 42%, और क्या होते हैं ये, असफल होते हैं यानी फेल होते हैं, क्लियर। तो फेल परसेंट आपको दे रखा है, यदि 17% छात्र हैं वो दोनों विषयों में असफल होते हैं, दोनों का कॉमन दे रखा है, आपको फेल का ही दे रखा है कि एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, कि दोनों में जो फेल होने वाले परसेंट है वो कितना है, 17%। ध्यान रखना ये क्या है, फेल परसेंट, क्लियर है। तो फेल परसेंट आपसे पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, तो यहां से सबसे पहले सफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए फेल का दे रहा है, ये भी फेल का दे रहा है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल कितने परसेंट छात्र हैं वो फेल हुए हैं, वही तो निकाल सकते हैं, यानी एन ऑफ एच यूनियन ई, यानी टोटल कितने परसेंट छात्र हैं वो फेल हुए हैं, यानी मैं टोटल निकाल रहा हूं, क्या करेंगे, एन ऑफ ए प्लस बी 52 + 42 ए प्लस बी माइनस सी, कितने परसेंट फेल हुए, 17। घटा दीजिए इसको, देखिए 5 और 4 9, 94 माइनस 17 कर देंगे, तो यहां से कितना आ गया, 7 और 77%। तो 77% क्या हुए, फेल हुए हैं, सही है ना, यहाँ पे 8 7 ठीक है। तो 77% स्टूडेंट क्या हुए हैं, टोटल इतने परसेंट छात्र हैं वो फेल हुए हैं। आपसे पूछा है पास का, तो बताइए पास कितने हो जाएंगे, 100 में से घटा दीजिए इसको, तो 100 माइनस 77, कितने परसेंट पास हुए, 23%।
तो सफल का पूछा था, आपको पास स्टूडेंट का पूछा था, तो यहाँ से सबसे पहले हमने फेल का निकाला, फेल में से हम टोटल में से फेल को घटा देंगे तो कितने परसेंट हो गए, 23% होंगे। तो 23% स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए। तो इस तरीके से इसको फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड। एक परीक्षा में 52% उम्मीदवार हैं वो विज्ञान में, और 48% है वो गणित में फेल होते हैं। यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले जो है 40% है, तो बताइए कि टोटल कितने परसेंट है वो उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। सेम सवाल है। 52% है ये फेल हुए ए में, दूसरा है गणित में 48% है, और दोनों का कॉमन कितना है, ए प्लस बी माइनस सी। तो टोटल जो आपके पास आ जाएगा यहाँ से फेल का, तो फेल परसेंट आ जाएगा टोटल, वो कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए, 5 और 4 9 10, 100 में से 40 घटा दीजिए यानी 60%। तो 60% फेल हुए हैं, तो बाकी के बच्चे क्या होंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 53% है ना, इंग्लिश में और हिंदी में मिस्टेक है। अगर यहाँ पे 52% होता तब तो क्या आ जाता, 60% आ जाता, लेकिन यहाँ पे 53% है। ठीक है, यहाँ पे 53% है, ये 53 हो गया। तो यहाँ से जो बचेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से 99, 99 माइनस, सॉरी 101 माइनस 40 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 61%। तो 61% फेल हुए हैं, तो बाकी के पास कितने होंगे, 39%। 100 में से घटा देंगे 61 को, तो 100 माइनस 61 करेंगे, 39% क्या होंगे, पास होंगे। तो सिंपली आपको a प्लस बी माइनस सी फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी माइनस सी। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, एन ओ पे बी कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली a प्लस बी माइनस सी का याद करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार हैं वो विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, इस बार क्या दे रखा है आपको, पास दे रखा है। कि जो साइंस में हुए हैं वो कितने हुए हैं, पास 48%, और 56% है वो फेल हुए हैं मैथ में। तो मैथ में फेल का आपको कितना दे रखा है, 56%। यदि दोनों विषयों में 32% छात्र हैं वो फेल हुए हैं, और जो बोथ हैं दोनों में फेल कितने हुए, 32%। अब देखिए तीनों अलग अलग दे रखा है यहाँ पे, तो आपको कैसे अप्लाई करना है, a प्लस बी माइनस। अब हमेशा आपको ध्यान रखना जो बोथ हैं जो कॉमन दे रखा है उस पर ध्यान देखना, फेल है तो फेल का ही लगाना, हमको कंप्लीट फॉर्मूला नहीं। जैसे बोथ का 32% फेल का दे रखा है तो फेल परसेंट ही निकालेंगे अपन टोटल। तो हम जैसे टोटल निकालेंगे यहाँ से तो फेल का आएगा, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है, 32 है। बी का दे रखा है एनओ बी, फेल का ही दे रखा है, वो 56 रख देंगे यहाँ पे। अब ए का देखिए यहाँ पे पास का दे रखा है तो फेल का निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट। इस 48% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, फिर 52% होंगे। तो 52% क्या होंगे, फेल होंगे। तो आपके पास टोटल फेल स्टूडेंट आ जाएंगे, कितने परसेंट फेल हुए। यहाँ से जोड़ दीजिए 108, 108 माइनस 32, 100 में से 24 घटा दीजिए, तो 76% क्या हो गए, ये फेल हो गए टोटल। ठीक है, फेल परसेंट आ गया, तो 5% कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दीजिए, तो कितना आ गया यहाँ से 24%। तो 24% स्टूडेंट क्या होंगे, पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे, तो ये इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी हैं वो अंग्रेजी में पास हुए हैं, और 80% छात्र हैं वो गणित में पास हुए हैं। अब दोनों में 10% है वो फेल हुए हैं। अब देखना यहाँ पे दोनों में दे रखा है फेल का, तो हम सबसे पहले फेल का निकालेंगे, जो फॉर्मूले से आएगा वो फेल परसेंट आएगा। तो फेल परसेंट निकालेंगे, अगर 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं तो 30% क्या होंगे, फेल होंगे। 80% अगर गणित में पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 20%। और टोटल तो आपको दे ही रखा है 10, तो 30 और 20 50 माइनस 10 यानी 40%। तो 40% फेल हुए हैं। आपको बोला है कि दोनों, यदि दोनों में 144 विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, तो कुल अभ्यर्थी बताओ। तो देखिए अब आपको पास का दे रखा है, तो पास कितने होंगे, 60%। ये तो क्या आया, फेल परसेंट आया आपके पास। तो पास कितने हो जाएंगे, जो 5% होगा वो 60% होगा। तो 60% की वैल्यू आपको दे रखी है, टोटल पूछा है, तो जो 144 है वो 60 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू आपसे पूछा है, 100% की वैल्यू। सोल्व कर देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौका 24। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 240। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ से लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य है वो 110 रुपए है, और मासिक पास का जो मूल्य है वो इतने रुपए है। यदि राम मासिक पास है वो खरीदता है, और एक महीने में वो केवल 27 दिन ही यात्रा करता है, तो बताइए उसकी बचत कितनी हुई।
तो देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन को आप डेली लाइफ में रिलेट करोगे ना, तो आपको मैथ का डर नहीं रहेगा आपको। बिल्कुल ये इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है अगर आप रिलेट कर पाते हो डेली लाइफ में। अब देखिए ये बहुत ही इजी सवाल है। मान लीजिए कि आप हो, आपने 110 रुपये रोज आप डेली टिकट का किराया दे रहे हो। आप सोच रहे हो कि एक बार हम मासिक पास ही ले लेते हैं, एक महीने का पास ले लेते हैं, वो 2524 रुपये का पड़ रहा है, इतने रुपए का। लेकिन आपने क्या किया, 30 दिन के बजाय आप 27 दिन ही जा रहे हैं, ठीक है, यात्रा कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि आपने कितने रुपए बचाए, फिर भी आपने कितने रुपए बचाए। अगर आपने 27 दिन यात्रा की है, अगर आप रोज 110 रुपए देते, तब कितने रुपए लगते हैं आपके पास, 110 × 27, यानी आपको लगते 297, ये 2970 रुपए लगते अगर आप डेली 110 रुपए देते 27 दिन के लिए। लेकिन आपने पूरे महीने का ही खरीद लिया। अब आप चाहे 27 दिन जाओ, चाहे आप 28 दिन जाओ, चाहे पूरे 30 दिन जाओ, वो तो लगने तो इतने ही है। तो आपके कितने लगे, 2524.5 रुपए, ये इतने रुपए लगे। फिर भी देखिए यहाँ से लगना तो कितना चाहिए था आपको, लग तो कितना रहा था 2970, लेकिन लगा कितना, फिर आपने पास खरीदा तो 2524, फिर भी आपने बचा लिया। कितने बचाइए यहाँ से, देखिए 0.5 यहाँ से 25 हो गया, और 25×5 = 30, 40, यानी 70 हो गया, तो हिसाब, और 25 29 - 25 करेंगे 4, ठीक है। तो 445 रुपये आपने बचा लिए, ये सेविंग हो गई। आपसे पूछा सेविंग परसेंट, ठीक है, तो परसेंट पूछा तो इतना रुपये बचाए कितने पे, 2970 में से। लग तो इतने रहे थे और उसमें से आपने इतने बचा लिए, इंटू 100 कर दीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो ये देखिए 11 से कट रहा है, 11 से काट दीजिए, 11×2 = 22, और 11×7 = 77। 11 से यहाँ से काट दीजिए, 11×4 = 44, देखिए 10 से तो पॉइंट हट जाएगा, तो 405 हो गया। यहाँ से 27 से काट दीजिए, 27 × 27, और यहाँ से बच गया 13, यानी 135 हो जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 15%। कितना आ गया, 15%। ठीक है, बहुत ही ईजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था से जम जाती है तो अब उसके आयतन में 4% की वृद्धि होती है। कि जब वो लिक्विड होता है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में जाता है, ठोस में जाता है, वो 4% उसका आयतन बढ़ता है, ठीक है। तो 4% का मतलब कितना हो गया, 1/25, यानी अगर 25 था पहले तो अब कितना हो गया, 26। उसका जो आयतन है वो इतने लीटर बढ़ गया, ठीक है। तो 25 से कितना हो गया, 26 हो गया। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्या देखिए लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चला गया। अब पूछा है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में बदले तो कितने परसेंट कम होगा उसका आयतन, तो 26 से 25 होगा, एक की कमी होगी कितने पर, 26 पर, इंटू 100। तो यहाँ से सोल्व कर लो, 50/13, 50/13 का मतलब कितना हो गया, 13×3 = 39, और यहाँ से 39, 11/13, तो 3 से 11/13 पर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, अब एडवांस लेके ही क्वेश्चन आने वाले हैं, जो बढ़िया जो क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज टॉपिक के, जो पिछले एग्जाम में, वो टाइप के क्वेश्चन हम अब देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है अभी, अब जो एडवांस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको ठीक तरीके से समझना। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की जो कीमत है वो 25% की वृद्धि हुई, कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। और श्रम लागत है वो कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत की जो वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो एक कच्चे माल की रिक्वायरमेंट होगी उसको, तो कच्चे माल की रिक्वायर्ड है और उसमें लेबर भी चाहिए होगा उसको बनाने के लिए। तो अब ये बोल रहा है कि कच्चे माल की जो कीमत है वो पहले से 25% बढ़ गई है। 25% का मतलब 1/4। जैसे मान लीजिए अगर पहले कोई चीज 4 रुपए की आ रही थी कच्चे माल की, वो अब कितनी आ रही है, 5 रुपए की आ रही है, ठीक है। तो जो कच्चे माल की रॉ मटेरियल है वो 4 रुपए से कितना हो गया, 5 रुपए। क्लियर। और जो श्रम लागत है उसको बनाने में वो कच्चे माल का 30% से, जैसे पहले 4 रुपए लगता था तो उसका 30%, तो जैसे यहाँ पे 30% निकाल, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि पहले 40 रुपए लग रहा था, अब 50 रुपए लग रहा है, ताकि हम इजिली यहाँ पे परसेंट निकाल सके। तो रॉ मटेरियल है वो पहले 40 रुपए का आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 50 रुपए का। और जो लेबर है वो पहले कच्चे माल का इसका 30% था, तो देखिए इसका 30% कितना हो गया, यानी पहले 12 रुपए लग रहे थे इसको बनाने में। क्लियर, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितने लग रहे थे, 12 रुपए, और 40 रुपए कच्चे माल का लग रहे थे। अब 50 रुपए लग रहे हैं कच्चे माल का, और इसका 38% हो गई है लागत, ठीक है, लेबर की। तो 38% का 50% कितना हो, इसका आधा कर दीजिए, यानी 19। अब उसको 19 रुपए लगते हैं, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कितना होगा, यहाँ पे खर्चा कितना होगा टोटल, जो टोटल लागत होगी वो कितनी होगी यहाँ से,
कि 40 रुपए तो वो कच्चे माल के लिए पे कर रहा है, 12 रुपए लेबर के लिए दे रहा है, कितने हो गए 52 रुपए, यानी 52 रुपए लग रहा है। और यहाँ पे पहले अब जो है रॉ मटेरियल का 50 रुपए पे कर रहा है, 19 रुपए लेबर का दे रहा है, तो यहाँ से 69 रुपए हैं अभी लग रहे हैं। अब इसने पूछा है कि जो अभी बढ़ा हुआ है जो लागत है उसको पहले के बराबर करना है तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, यही तो आपसे पूछा है। तो यहां से आपसे यही तो पूछा है कि 69 से अगर 52 करना है तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो बताइए यहाँ से कितने कमी करनी पड़ेगी, 17 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पर, 69 पर इंटू 100, ये तो करेंगे। तो देखिए 17 यहाँ पे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 चौक 68, 1/4 पॉइंट समथिंग जाएगा, 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। थोड़ा सा ज्यादा है तो 25 से थोड़ा सा कम होगा, तो लगभग 25 आएगा, लेकिन 25 से थोड़ा सा कम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जो 25 से थोड़ा सा कम है। अगर ये 4 से थोड़ा कम होता तो 25 से थोड़ा ज्यादा होता, तो ऑप्शन डी होता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अप्रोक्सीमेशन भी लगाना, आपको ज्यादा सोल्व नहीं करना। देखिए यहाँ पे अगर सोल्व करोगे 17 पॉइंट, यहाँ से 69 में फिर डिवाइड करो, फिर 100 में डिवाइड करोगे, फिर तो हो गया आपका एग्जाम, आप वहीं एक क्वेश्चन में अटके रहोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति का 30% भाग है, संपत्ति का 30% भाग है वो एक धर्मदाय संस्था में डोनेट करता है, ठीक है, चैरिटी में दे देता है। बाकी का जो बचे हुए राशि है उसमें से 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। बाकी जो धनराशि बचती है उसमें तीन बेटियों को बराबर बराबर दे देता है। क्लियर है। उसके बेटियों में उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो बताइए कि उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी थी। ये सिंपली आपसे पूछा है। तो देखो हम 100 मान के चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बताने वाला हूं। अगर उस आदमी के पास 100 रुपए थे, मान लेते हैं अपन, ठीक, 100 रुपए उस आदमी के पास पैसे थे, उसमें से उसने चैरिटी में तो कितने दिए, 30%, यानी 30 रुपए तो उसने क्या कर दिए, चैरिटी में दे दिया। क्लियर। बचा कितना उसके पास, 70 रुपए बचा होगा। अब इस 70 रुपए में से उसने क्या किया, उसने 30% और 25%, यानी टोटल कितना हो गया, देख 30% तो पत्नी को दे देता है और 25% अपने बेटे को दे देता है, तो यहाँ से 55% तो क्या उसने दे दिया, यहाँ से इसका जो 55% है वो तो यहाँ से दे दिया। अब बाकी का बचा हुआ कितना होगा, यहाँ से 45%, जो शेष होगा यहाँ से उसके पास जो इनकम बची होगी वो कितनी होगी, यहाँ से 45%। तो 70 का 45% बचेगी। अब ये होगा इतने रुपए उसके पास बच गए। अब जो बचे हुए थे, ये जो बचे हुए थे, उसमें से वो अपनी तीनों बेटियों को बराबर बराबर दे देता है। तो ये टोटल है, अगर तीन बेटियों को देता है तो इसे 3 से डिवाइड कर दे अपन, तो ये एक बेटी का आ जाएगा कि एक बेटी को कितने रुपए मिले, तो इतने रुपए उसकी एक बेटी को मिला है। और यही तो आपसे बोला है कि एक बेटी को अगर 42 लाख रुपए मिलते हैं, इसकी यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 42 लाख। और आपसे पूछा क्या है, टोटल पूछा है, 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। सिंपली सोल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, 3 से काट लीजिए 15, तो 15 साथ 105 हो गया, यानी 10.5। तो 10.5 की यूनिट की वैल्यू है वो 42 लाख दे रखी है, 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुना है, तो कितना हो गया, यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 लाख। क्लियर। तो उसके पास जो आदमी के पास कुल संपत्ति थी वो कितनी थी, 400 लाख। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, किसी मील में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। कि टोटल मूंगफली है उसका जो वजन है उसका 20% को क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। और निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बढ़ जाता है उसे मवेशियों के लिए भोजन के लिए 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया जाता है। ठीक है। और मूंगफली है वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदी गई। प्रोसेसिंग की कीमत है कि जो तेल निकालने की प्रोसेस है उसके लिए उसे 5 रुपए पर केजी के हिसाब से पे करना पड़ता है। तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% का प्रॉफिट मिल सके। अब देखिए प्रॉफिट मिल सके तो आपको क्या करना है, आपको उसको लगा कितना उसका आदमी की, पहले तो ये देखना है। तो पहले ये देखिए कि टोटल 20% के लिए बोला है कि 20% तेल निकाला जाता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। यानी अगर 5 केजी है, अगर मूंगफली 5 केजी है तो उसमें से 20% यानी 1 केजी, 1 केजी क्या निकाला जाएगा,
तेल निकाला जाएगा, और बाकी का जो पदार्थ है वो कितना बच जाएगा, 4 kg। क्लियर है, तो इतना केजी बच जाएगा। अब इसने बोला है कि जो मूंगफली की कीमत है वो कितने रुपए है, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने खरीदी है। यानी कितने रुपए लगे उसको, मूंगफली को खरीदने में तो कितने लगे उसको, 100 रुपए लगे। ठीक है, 100 रुपए लगे। और जब तेल निकालने के लिए जो प्रोसेसिंग की गई उसमें 5 रुपए पर केजी के हिसाब से उसे लिया गया। तो 1 केजी का उससे कितना लिया, 5 रुपए, तो 5 केजी उसके पास मूंगफली थी, तो कितने रुपए हो गए, 25 रुपए और हो गए उसने। तो 25 रुपए उसके ये और हो गए, यानी टोटल उसका जो खर्चा आ गया वो कितना आ गया, 125। तो मैं बोल सकता हूँ ये कॉस्ट प्राइस हो गया उसका। यानी टोटल उसके कितने लगे, 125 रुपए लगे। अब ये बोल रहा है कि मुझे कितना चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। 125 पर 20% का प्रॉफिट कितना हो गया, 25 रुपए का। 125 का 20% निकालेंगे, इसका डबल तो करेंगे अपन में। बाद में 24 25 दो 250 होगा, पॉइंट यहाँ से जीरो उठ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25। तो इसको प्रॉफिट जो चाहिए वो कितना चाहिए, 25 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। क्लियर है, इसको 25 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, यानी वो बेचेगा कितने में, उसकी जो सेलिंग प्राइस है टोटल वो कितनी होनी चाहिए, 150 रुपए। ठीक है, जब इससे जो तेल निकाला और जो बचा हुआ पदार्थ है जब उसको बेचेगा तो उसके कितना रुपए आना चाहिए, 150 रुपये आना चाहिए। तभी तो उसको 20% का प्रॉफिट मिलेगा। तो अब उसने क्या किया, जो बचा हुआ पदार्थ था ना 4 केजी, उसको तो कितने रुपए में, 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। इसको तो इसने 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया, तो कितने रुपए मिले इसको, 50 रुपए। तो उसने जब जो निष्कर्षण के पदार्थ जो मिला, मवेशियों के लिए उसने बेचा, तो उससे तो उसने 50 रुपए कमा लिए। अब बाकी का जो कमाएगा वो कहाँ से कमाएगा, तेल से कमाएगा। अब देखिए टोटल 150 रुपए उसको लेना था। ठीक है, 50 रुपए पहले ही ले चुका है, अब बाकी का कितना कहाँ से लेगा, वो तेल से लेगा। यानी कितने रुपए लेगा वो, 100 रुपए, बाकी का बचा हुआ। ठीक है, तो 100 रुपए लेगा 1 केजी का। तो यही तो आपसे पूछा है कि 1 केजी तेल का कितना रुपए उसे पे करना पड़ेगा, फिर तेल को किस मूल्य पर बेचा जाना पड़ेगा उसको, तो 100 रुपए पर केजी के हिसाब से उसे बेचना पड़ेगा। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, देखिए अगर आप इक्वेशन बना के करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, बाकी ये तो इजी है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ये नहीं करना चाह रहे, ठीक है, ये इतना दिमाग नहीं लगाना चाह रहे, आप इतना ही करना चाह रहे हो, कैसे करेंगे। पोस्ट प्राइस 125 हो गई, अब इसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, मैं मान लेता हूँ इसको x रुपए में बेचा जाएगा। 1 केजी का कितना रुपए हो गया, x रुपए, प्लस 50 रुपए इसने यहां से ले लिए। अब ये टोटल ये क्या हो गया आपके पास, सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस है तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इसने बोला है 20% का प्रॉफिट कमाएगा, तो कितने रुपए में बेचेगा, फिर 120% हो जाएगा ना इसका। तभी तो ये आएगा इसका सेलिंग प्राइस 120% के प्रॉफिट के बाद में। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 150 हो गई। एक्स प्लस 50 है वो 150 हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 100 रुपए। तो 100 रुपए पर केजी आ गई तेल की कीमत। ये तो हो गया बेसिक तरीका, ये आपको नहीं लगाना। आप जितना कम हो सके इस टाइप के अक्स मानने को कम कीजिए। आप बिल्कुल बेसिक से चलिए, डेली लाइफ से रिलेट करिए इन क्वेश्चंस को, तो आपको इजी लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जाम में कम से कम टाइम में भी क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था, तो 2022 में हुआ था। एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो 25:4 था। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और उत्तीर्ण होता, तो साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो 22:3 हो जाती। तो आपको बताना है कि परीक्षा में पास हुए स्टूडेंट और फेल हुए स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस कितने का है, वो आपको बताना है। तो देखिए इसको दो तरीके हैं सोल्व करने के। पहला मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। बेसिक तरीका क्या है, आपको दे रखा है पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट का रेशियो कितना है, 25:4। तो क्या रियल मानने के लिए मैं इसे मान सकता हूँ कि 25 है, और फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 4 है। अब देखिए यहां से इसने बोला है कि जो नया रेशियो है वो 22:3 हो जाता है जब 3 स्टूडेंट फेल में से कम किए जाते हैं। तो फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 4x हैं। तो अगर इसमें से 3 कम होते हैं तो ये रेशियो हो जाता है टोटल। अब देखिए हम टोटल का लगा देते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं इसमें कि फेल और टोटल का ये रेशियो लगा यहाँ पे लगाते हैं कि जो फेल होने वाले स्टूडेंट है वो पहले 4x थे, उसमें से अगर 3 कम हो जाते हैं तो कितने होंगे, 4x-3। क्लियर है, तो ये तो हो गया इसमें से कम, फेल होने वाले में से। और टोटल पहले कितने थे, देखिए 25 और 4 29 शख्स।
पहले 29 अक्ष थे, लेकिन इसने क्या बोला, देखिए यदि एक और विद्यार्थी वो परीक्षा में भाग लेता, यहाँ तो परीक्षा में किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं था किसी भी स्टूडेंट का, इन्वॉल्वमेंट जो हुआ है वो केवल किसका हुआ है, एक स्टूडेंट का। क्लियर है। और जो यहाँ पे 3 स्टूडेंट कम हुए ना, ये 5 स्टूडेंट में चले गए हैं, यहाँ से तो कम हुए फेल होने वाले, और जो बाकी के जो 3 स्टूडेंट फेल हुए वो उधर पास हो गए। ठीक है, तो ये 3 तो उधर पास हो गए हैं, तो यहाँ से जो चेंज हुआ है, विद्यार्थी जो परीक्षा में भाग लिए हैं वो एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा आया है। तो पहले 29 शख्स थे टोटल, और अब कितने हो गए, 29 शख्स प्लस 1, ये हो गया। तो फेल और टोटल का रेशियो ये आ गया। और यही तो आपको देखिए यहाँ से क्या दे रखा है कि पास और फेल का ये रेशियो दे रखा है। तो फेल तो कितने हैं यहाँ पे 3, और टोटल कितने हैं 22 और 3 25, ये हो जाएगा रेशियो फिर इनका। तो फेल और टोटल का रेशियो 3:25 होगा। इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 25 चौक 100 अक्स होगा, और यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, 25 चौक 100 अक्स माइनस 75 इक्वल टू 29 × 3, तो 9 होता है 90, 90 माइनस 3 घटा देंगे तो 87 अक्स प्लस 3, ये होगा। 87 उधर चला जाएगा तो 13 अक्स इक्वल टू यहाँ से हो गया 78, यानी अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। आपसे पूछा क्या है कि पास होने वाले स्टूडेंट और फेल होने वाले स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो ये डिफरेंस आपसे पूछा है। तो मुझे बताइए यहाँ से डिफरेंस कितने का है, 21 अक्स का, ये 21 अक्स का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना है, 21 अक्स का। तो अक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 21 × 6 कितना हो जाएगा, 126। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो शॉर्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। मैंने आपको रेशियो में बताया था, अगर किसी स्टूडेंट ने रेशियो का वीडियोस देखा है तो रेशियो में तरीका मैंने बताया है कैसे करना है, कि अगर आपको रेशियो में कम ज्यादा दे रखा है ना, तो आप एक तरीका लगा सकते हैं कि पहले जो रेशियो देखिए कितना दे रखा है, 25:4। यही तो रेशियो दे रखा है कि पहले जो रेशियो था वो 25:4 था। अब इसमें कम और ज्यादा कितना किया गया है, एक स्टूडेंट है जो पास हो गया, विद्यार्थी है परीक्षा में भाग लेता है और पास हो जाता है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ये पास का है, ये फेल का रेशियो है, तो एक स्टूडेंट यहाँ पे पास होता है। और अगर 3 स्टूडेंट हैं जो कम होते यहाँ से फेल होने वाले में से, अगर यहाँ से 3 कम होते फेल होने वाले, तो क्या यह पास हुए क्या यहाँ से। देखिए इस लाइन का मतलब समझना आप, इसने ये बोला है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से अगर 3 कम होती, यानी 3 क्या होते, पास होते, तभी तो 3 कम होंगे फेल, यानी इधर बढ़ गए 3, तभी तो इधर फेल होंगे। तो जो फेल हुए यहाँ पे तो ये इधर पास हो गई, ठीक है। तभी तो यहाँ से जो चेंज हुआ ओवरऑल कितना हो गया, 3 + 1 4, यानी जो रेशियो में चेंज किया यहाँ पे तो कितना हो गया, +4 किया गया है, और यहाँ पे कितना -3 किया गया है। क्लियर है। और जो नया रेशियो है वो कितना हो गया, 22:3, नया रेशियो 22:3 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, अब इस पे ध्यान रखें, आपसे पूछा है कि पास और फेल का पुराना रेशियो पूछा, डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। तो देखिए इनका डिफरेंस कितने का है, 21 यूनिट का, 21 मिनट का है। यानी अगर आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए तो आप क्या यहाँ से निकाल सकते हो। अब 1 यूनिट निकालने का तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे आपको ये ऊपर वाली चीज निकालनी है, इसको तो काट दो, बाकी के जो बचे हुए हैं उस पर लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 4×3 = 12। अब जब ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस करेंगे, -22 × 3 तो 66 होगा, माइनस का 66 होगा, माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा तो 66 ही होगा। तो कितना हो गया यहाँ से, 78। क्लियर है। तो ये 78 है, ये 78 किस यूनिट की वैल्यू है वो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो रेशियो दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, ये रेशियो दे रखा पुराना और नया, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 25 × 3 करेंगे, 25×3 = 75, माइनस 22 × 4 करेंगे, 22×4 = 88। अब देखिए यहाँ पे माइनस पे आपको फोकस नहीं करना, आपको 75 जो ज्यादा है उसमें से घटाना है, 88 - 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 13। तो जो 13 यूनिट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू, इस यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 78, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, यानी आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया 75 - 88 यानी 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 78 है। 13 यूनिट की वैल्यू 78 है, तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126। कितनी हो जाएगी, 126। तो ये शॉर्ट तरीका है कैसे निकालना, आप दोबारा बता देता हूँ यहाँ से, जिसके वैल्यू निकालनी है उसको तो क्रॉस कर दो, बाकी के बच्चे में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
आ जाएगा। अब जिसकी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ से जो रेशियो रेशियो दे रखा है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू आ गई, फिर आपसे कुछ भी पूछा जाए आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन है वो 1,60,000 रुपए थी। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखिए जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं उन्हीं एग्जाम से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और इस टाइप का क्वेश्चन है वो मेंस में यानी टाइप 2 में पूछा जा सकता है हमारे एसएससी सीजीएल में। एक व्यक्ति का मासिक वेतन है वो 1,60,000 रुपए था। वह तीन मदों, एक तो व्यक्तिगत है, पर्सनल खर्चे पे खर्च करता है पी है, और टैक्स पे खर्च करता है, और एजुकेशन लोन पे खर्च करता है, और बाकी का जो बचा हुआ धन है वो उसकी सेविंग होती है। क्लियर है? पी यानी पर्सनल जो खर्चा है वो आय का 50% था, और जो एजुकेशन का खर्चा था वो पर्सनल खर्चे का 20% था, और जो टैक्स है वो एजुकेशन का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई तो उसका पर्सनल जो खर्चा था उसका प्रतिशत तो पहले जितना ही रखा गया, लेकिन जो एजुकेशन का था वो क्या हो गया, पी का 30% हो गया पर्सनल खर्चे का, और जो टैक्स है वो एजुकेशन के खर्चे का 20% हो गया। अब आपको बताना है कि दोनों की जो बचत हुई, इनके इतना खर्चा करने के बाद जो बचत हुई उन दोनों बचत का योग आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बिल्कुल बेसिक से अपन समझते हैं इसको। आपको बोल रखा है इसकी इनकम कितनी है, 1,60,000 इतनी इनकम है। इसने बोला तीन मद है, पहला पर्सनल है, पर्सनल खर्चे पे वो 50% खर्च करता है। पर्सनल पे कितना खर्च करता है, 50,000 खर्च करता है। तो 50% खर्च करता है, यानी 1,60,000 का आधा तो किसने कर दिया, इसने पर्सनल खर्चे पे कर दिया। यानी 1,60,000 का 50% कितना हो गया, 80,000, इतना हो गया। तो पर्सनल पे तो इतना खर्च कर दिया। तथा एजुकेशन पे है वो पर्सनल खर्चे का 20% था। जो ई था वो पर्सनल का 20% था, यानी 20% कितना हो जाएगा, 20% 16,000 हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया 16,000। और जो टैक्स है वो ई का टैक्स है वो एजुकेशन के खर्चे का 15% था, और जो टैक्स है वो एजुकेशन का 15% था। देखिए 15% निकालेंगे, 15 × 16 करेंगे तो 225, 240, तो कितना हो जाएगा ये 2,400। ये हो जाएगा 2,400। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, 15 × 16 किया, यहाँ से जीरो से तो जीरो कट जाएगा। 15 × 16 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 15 कर देंगे, 225, और 15 जोड़ेंगे तो 240, और जीरो का तो जीरो हो गया। तो इतना तो उसने खर्चा कर दिया, ठीक है, ये खर्चा हो गया उसका इतना, ये वाला पार्ट। तो देखिए एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया उसके पास, ये जीरो, ये जीरो, ये 4, ठीक है, यहाँ से 3 का तो हो गया। और यहाँ से देखिए इसको सही तरीके से लिख लेते हैं ताकि कि अच्छे से कैलकुलेट हो पाए। तो ये तो कितना आया था आपके पास, 16,000 और 2,400 है ना। ये तो है 16,000, 80,000 है, तो ये हो गया 16,000, और ये है 2,400। क्लियर है? आपके पास ये टोटल खर्चा है वो कितना जाएगा, यहाँ से जोड़ दीजिए, 0, 0, 4, 6 और 2 8, और यहाँ से 9, तो 98,400 उसने खर्चा कर दिया। तो मुझे बताइए सेविंग कितनी हुई उसकी। टोटल उसके पास 1,60,000 था, उसमें से 98,400 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, जो हो गया 1,600, और यहाँ से 61, तो 61,600 रुपये क्या हो गई उसकी सेविंग हो गई। फिर इसके बाद में उसने क्या बोला है, अब इसने बोला है कि उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई। यहाँ पहले वेतन था 1,60,000, अब 30% और बढ़ गया, तो 30% का मतलब कितना हो गया, 16×3 = 48, यानी 48,000 बढ़ गया इसका। अब जो वेतन है वो 48,000 बढ़ गया, तो 48,000 बचने के बाद कितना हो गया, 2,08,000, 2,08,000 ये इनकम हो गई। फिर इसमें जो चेंज किया है, इसमें क्या किया कि जो पर्सनल खर्चा था वो तो पहले जितना ही रखा गया है, कि 50% था वो पहले ही जितना ही रखा गया है। पर्सनल खर्चा कितना है इसका 50%, यानी कितना हो जाएगा 1,04,000, ये हो जाएगा पर्सनल खर्चा इसका। और जो एजुकेशन पे खर्चा है वो पर्सनल खर्चे का 30% हो गया, पहले 20% था, 30% हो गया। तो जो एजुकेशन पे किया है वो 30% किया है, तो देखिए इसका 30% निकाल लीजिए। 30% निकालेंगे तो 0, 0, 4 × 12, और एक 3 करेंगे तो ये हो गया 31,200।
तो 31,200 है। यहाँ पे देखिए उसकी भी ठीक तरीके से लिख देते हैं ताकि अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 31,200, तो ये एजुकेशन पे इतना इतना खर्चा कर दिया। और जो टैक्स पे खर्चा किया है वो ई का 20% है। और जो टैक्स पे खर्चा किया है वो इसका 20% है। तो 20% निकाल दीजिए इसका। तो 20% कितना हो जाएगा? 0, और इसका डबल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 और 6। ठीक है। तो 6,240 रुपये वो टैक्स पे खर्च करता है। तो मुझे बताइए टोटल खर्चा कितना हो गया, इनको जोड़ दीजिए। तो 0, 4, यहाँ से 4 हो गया, 6 4 10 और 11 हाथ से लेके चला जाएगा 4 है। तो ये हो गया आपके पास इतना। इसके पास कितना हो गया? इतना एक्सपेंडिचर हो गया। तो मुझे बताइए सेविंग कितनी हो जाएगी आपके पास? तो टोटल 2,08,000 में से इसने कितना खर्चा किया? इतना खर्चा किया। तो ये घटा दीजिए, 1,41,000। तो 0, 6 और यहाँ पे 9 है तो 5, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? फिर 7 है, 6 हो जाएगा। और 24 में से यहाँ पे 14 घटा देंगे तो 6, यानी 66,560। ये इसकी सेविंग हो गई। अब आपसे पूछा है कि दोनों सेविंग का सम पूछा है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा? देखिए 61,600 है और 66,560 है। 0, 60, 5 और 6, 11 यहाँ से ले चली जाएगी। तो 6 और 7 और 1 8, और यहाँ से 6 6 और 12, तो कितना आ गया यहाँ से? 1,28,160। ये हो जाएगा इसका आंसर, 1,28,160। तो ये आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही लेंथी सवाल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम में मिले तो सबसे पहले इनको देखते ही छोड़ देना। अगर आपके पास टाइम बचता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। अगर आप पहले ही अटक जाओगे इन क्वेश्चन को करने में तो आपका आधा टाइम ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में करोगे तो 2 से 3 मिनट तो जरूर लेने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहे कितनी भी जल्दी कर लें। तो आप इसको 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में आप वैसे 5 से 7 क्वेश्चन कर सकते थे जो इजी क्वेश्चन है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको क्वेश्चन लेंथी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, इसको पहले छोड़ दीजिए, और अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो उसमें अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया, और कुल पूंजी, जो प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ जो आपके पास आया, अमाउंट आया, उसका 50% तो उसने डोनेट कर दिया। और दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद पूंजी के साथ यही प्रक्रिया उसने अपनाई। यदि 3 वर्षों के अंत में उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं तो बताइए उस व्यक्ति के व्यवसाय ने कितने प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया था उसने व्यवसाय। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक व्यक्ति के बाद, जैसे मान लीजिए आपके पास है कुछ पैसे थे, और आपने किसी व्यवसाय यानी किसी बिजनेस में डाला, और उसका 60% उसको आपको प्रॉफिट मिला। ठीक है। तो जैसे आपको प्रॉफिट मिला, अब जो प्रॉफिट और जो पहले वाला आपका अमाउंट था उसको आप जोड़ा, और उसका आधा तो आपने डोनेट कर दिया। फिर जो बचा उस पर भी फिर 60% मिलता है। फिर जो मिला फिर इसका आधा किया, फिर जो मिला उसका 60% मिलता है, फिर आधा किया, और फिर उसके पास जो बचता है वो रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बोला है। अब कैसे करेंगे इसको? देखिए इसको फ्रैक्शन से करेंगे पर। अब मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि उसकी जो प्रारंभिक इनिशियल जो पूंजी थी वो ₹80 थी। कितने रुपए थे उसके पास? ठीक है। उसको 60% का प्रॉफिट मिला। 60% का मतलब क्या होता है? 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/5, यानी ₹5 पर उसको कितना मिला? ₹3 मिला। तो अब जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? यानी ₹5 पर अगर उसको ₹3 मिला, तो क्या ये अमाउंट हो गया क्या आपके पास? कि 8x/5 हो गया ये अमाउंट इतना। इसमें से इसने क्या कर दिया? 50% तो डोनेट कर दिया, तो बचा कितना? 50% ही बचेगी, इसका आधा बचेगी। तो ये बच गया आपके पास। अब जो बचा हुआ है, ये जो बच गया एक साल के अंदर, अब इसने क्या किया कि दूसरे साल और तीसरे साल भी यही प्रक्रिया अपनाई। अब मान लीजिए कि जो पहले तो हमने एक्स माना था उसका प्रॉफिट आया, उसका आधा डोनेट कर दिया, ये बच गया। अब यही प्रक्रिया आपको 2 साल के लिए अपनानी है। तो यहां से देखिए ये अमाउंट हो गया, इस पे 60% का प्रॉफिट होगा, यही सेम प्रक्रिया होगी, 5 से 8 होगा। फिर आपने डोनेट कर दिया आधा, तो ये इतना बच गया। फिर से एक तीसरे साल के लिए करना है, इसका प्रॉफिट मिला 60%, इसका आपने डोनेट कर दिया और ये इतना बच गया। ये बची हुई वैल्यू की आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको? 15,360। यही तो दे रखा आपको, इतना बचा हुआ है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए, वही इसका आंसर होगा। बस आपको ये क्वेश्चन, आपको इक्वेशन है वो बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व कर लीजिए। देखिए 2 4 और यहाँ से 8 है, तो ये तो कट गया 8 से तो। और यहाँ से अब तो कट रहा है, यहाँ से काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, एक बार चला जाएगा। और 8 9 72, 8 दूनी 16, 8 से और काट दीजिए यहाँ से, तो 8 दूनी 16,
और यहाँ से 3 बच जाएगा, 8 चौक 32, 240 हो गए। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 240 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 हो गई। 125 का मतलब कितना होता है, 5/4। तो 5/4 हो गए, यानी 500/4 हो गए, इस तरीके से कर लीजिए। तो 4×6 = 24, 56 कितना हो गया आपके पास, 30,000। यानी उसके पास जो इनिशियली जो पूंजी थी वो कितनी थी, 30,000 रुपये। ठीक है, इतना रुपए उसने व्यवसाय शुरू किया था। नेक्स्ट वो लास्ट सवाल है। एक फल विक्रेता है, वो किसी ग्राहक को, बहुत ही देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इस तरीके। ये सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है। एक फल विक्रेता है, वो किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। तो इसके पास जो मौजूद थे संतरा, उसमें से 45% तो दे देता है, और साथ में एक संतरा और दे देता है। फिर वह जो बचे हुए संतरा हैं उसमें से 20% और दो संतरा और एक्स्ट्रा दे देता है, दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरों में से 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है। तो बताइए, और अब उसके पास 5 संतरे बच जाते हैं। तो बताइए कि प्रारंभ में उस फल विक्रेता के पास कितने संतरे थे, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए हम इसको बेसिक से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए बहुत हार्ड बन जाएगा ये क्वेश्चन। अगर मैं मान लेता हूँ कि उसके शुरू में अक्स संतरे थे, उसमें से उसने 45% दे दिए, ये 45% दे दिया। फिर उसने एक संतरा और दे दिया, ठीक है, ये इतने संतरे दे दिए। अब बचे हुए संतरे निकालने, तो अक्स माइनस करोगे आप। अब जैसे अक्स माइनस करोगे, ये तो ठीक है आप निकाल लोगे, अक्स का 55% और -1। अब ये निकाला शेष, इसमें से भी इसने क्या कर दिया, 20% दे दिया। अब इसका 20% निकालोगे, इसका 20% निकालोगे, और दो संतरा और दे दिया। अब इसमें से घटाओगे फिर करोगे, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ना तो आप सोल्व कर पाओगे ना मैं सोल्व कर पाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे फिर इस क्वेश्चन को, देखो बहुत ही अच्छा तरीका है। हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। अब ये तो हम क्या कर रहे थे, शुरू से चल रहे थे, आगे से पीछे की ओर चल रहे थे। अब हम चलते हैं पीछे से आगे की तरफ। पीछे से सोचते हैं, देखिए क्वेश्चन को पीछे की तरफ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लाइन पढ़ो, देखो इसको एक बार मिटा देता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखना इसको पीछे से हम सोल्व करते हैं। लास्ट लाइन पढ़ो आप, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं कि फिर जो बचे हुए संतरों के 90% संतरे वो तीसरे ग्राहक को बेचता है, और अभी भी उसके पास कितने बचे, 5। कि जो तीसरे ग्राहक को बेचता है तब वो कितने बेचता है, 90%। तो तीसरे ग्राहक को उसने 90% तो बेच दिया, और बचे कितने उसके पास, 5। यानी जो बचे हुए संतरे थे यहाँ पे, वो कितने थे, कि देने के बाद 5 बचे हैं। कि जो 5 बचे हैं वो 90% देने के बाद बचे हैं। यानी अगर 100 में से 90 दे दिए तो बचे कितने, 10%। ये 10% की वैल्यू। तो अगर हम 100% की वैल्यू निकाल ले यहाँ से, तो क्या 50 आ गया क्या। यानी उसके पास जो बचे हुए संतरे थे वो कितने थे, यहाँ पे 50 संतरे। क्लियर है। तो तीसरे ग्राहक को देने से पहले उसके पास 50 संतरे थे, जैसे उसने 90% तीसरे ग्राहक को दिया, और तब उसके पास कितने बच गए, 5 संतरे। क्लियर है, ये लाइन क्लियर होगी। अब इससे पहले वाली लाइन पे चलो, यहां से। यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो शेष संतरे हैं, शेष संतरों के 20% और दो संतरों को दूसरे ग्राहक को बेचता है। तो क्या करता है, उसके पास जो कुछ संतरे थे उसमें से उसने 20% दिया, साथ में दो संतरे और दे दिए, तब उसके पास कितना बचा, 50। अगर मान लीजिए दो संतरा नहीं देता, तब यहाँ पे कितना बचता, फिर 52 बचता ना। अगर ये दो संतरा एक्स्ट्रा नहीं देता, तब क्या यहाँ पे 52 बचता। पहले 50 बच रहा है, अब दो दे दिया तो 52, यहाँ पे 50, सॉरी 52 बचेगा। अगर यहाँ पे दो दे दिया तो यहाँ पे 50 बच गया। ठीक है, अगर ये दो संतरे नहीं देता, तब उसके पास कितने बचते, 52। और ये 52 किसकी वैल्यू होती है, 20% देने के बाद, यानी 80% की वैल्यू होती है। ये जो 52 है वो 80% की वैल्यू होती है, क्योंकि 20% तो दे दिया। कैसे, देखो समझो आप। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 संतरे हैं, ठीक है, आपने 20% दे दिए, 20% संतरे तो दे दिए, यानी 20 दे दिए, और साथ में एक दो संतरे और दे रहे, यानी कितने दे दिए, 22। तो आपके पास देखिए यहां से कितने बचे, 78 संतरे बचे। अगर आप ये दो संतरे नहीं देते, केवल 20% ही देते, अगर 20% देते, 20 देते, तब आपके पास कितने बचते, 80 बचते। तो यहां से हुआ ना, देखिए अगर ये नहीं देते तो यहाँ पे बढ़ता फिर। तो यही तो हुआ है यहाँ पे, कि अगर 20 पर यहाँ पे दो संतरे नहीं देता तो 52 हो जाता फिर। तो ये 52 है वो किसकी वैल्यू है, फिर बचे हुए की वैल्यू, 80% की वैल्यू।
ये 80% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 0 से 0, 2 से काट दीजिए 5 हो गया, 2 से यहाँ से 4 काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 दिए 12, यानी 13.65। यानी उसके बाद जो बचे हुए सेंटर थे यहाँ से दूसरे ग्राहक को देने से पहले वो कितने थे, 65। क्लियर। तो उसके पास 65 संतरे थे दूसरे ग्राहक को देने से पहले। अब इसने पहले क्या बोला, देखे कि अब इस लाइन को पढ़ो, पहली वाली लाइन को, कि एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने मौजूद कुल संतरों में से 45% संतरे और एक संतरा और देता है। वही प्रोसेस वापस करेंगे, अगर एक संतरा नहीं देता तब कितने बचते उसके पास, 66 संतरे। और ये 45% देने के बाद बचे हैं 66, तो किसकी वैल्यू है, 55 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो इनिशियली आ जाएगा आपके पास कि प्रारंभ में कितने थे। 11 से काट दीजिए, 11 5 55 और 11 6 66, तो कितने आ गए आपके पास, 5 से काट दीजिए 20, तो 120। यानी शुरू में उस व्यक्ति के पास कितने संतरे थे, 120 संतरे। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पीछे से स्टार्ट किया और आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, ये 120 संतरे थे उस व्यक्ति के पास। ये इसका डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो ये टोटल 117 क्वेश्चन थे जो परसेंटेज टॉपिक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सभी इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इन 117 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते हो और आपके एग्जाम के, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह मैंने करवाया नहीं। यहाँ पे कंप्लीट जितने भी टाइप हो सभी टाइप आपको क्लियर हो जाएंगे, एसएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो उसमें। क्लियर है। तो ये टॉपिक है आज की क्लास में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में है हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी तरीके से लगभग जितने भी क्वेश्चन हो उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्लियर है। आई होप आपको ये क्लासेस हैं वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और आपका टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।